एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ह्यूमैनिटी इज हंट। अगर आप लोग यहाँ पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़िए भी। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉलिटिकल साइंस का डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्या है, उसकी मेकिंग क्या है और कुछ चीज़ें डेमोक्रेसी के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट आर इलेक्शंस, या इलेक्शंस जरूरी क्यों हैं, कैसे इलेक्शंस होने चाहिए, या ग्राउंड लेवल पर इलेक्शंस होते कैसे हैं, उनकी नीड क्या है, चैलेंजेस क्या है इलेक्शंस के, और साथ ही साथ कुछ चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले आपको एक केस स्टडी बता दें हम हरियाणा गवर्नमेंट की। हरियाणा गवर्नमेंट में 1982 से लेकर 1987 तक कांग्रेस का शासन हुआ करता था, यानी कि उनकी रूलिंग पार्टी थी। हुआ क्या कि एक चौधरी देवीलाल थे, तो उन्होंने क्या किया कि वो कांग्रेस के अपोजिशन में, मतलब उन्होंने कंटेस्ट किया इलेक्शन। उन्होंने लोगों से ये अपील की कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो वो जो फार्मर्स हैं और जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं उनके लोन्स को माफ करवा देंगे। न्याय युद्ध के नाम से उन्होंने ये कैंपेन स्टार्ट किया। एक पार्टी फॉर्म की, लोक दल जिसका नाम था, और फिर बाकी की अपोजिशन पार्टीज से मिल करके इन्होंने, मतलब कह सकते हैं कि इलेक्शन कंटेस्ट करवाए। इलेक्शंस में रिजल्ट क्या हुआ कि स्टेट असेंबली की 90 सीट्स में से 76 सीट्स लोक दल के पास आई, मतलब कि और साथ ही साथ जो और पार्टीज थी, और जिसमें लोक दल के पास अकेले 60 सीट्स आई थी। और उस इलेक्शन में कांग्रेस के पास सिर्फ 5 सीटें थी। लेकिन फिर से जब 1991 में इलेक्शन हुआ तो उस समय ये जो पार्टी थी चौधरी देवीलाल की, लोक दल, ये हार गई और वापस से जो कांग्रेस थी वो पावर में आ गई। तो इस केस स्टडी को अब मेरा बताने का सिर्फ ये मतलब है कि इलेक्शंस इसीलिए होते हैं कि जो पार्टीज हैं वो मतलब कि चेंज होती रहे, और चेंज होने की वजह से क्या होता है कि करप्शन नहीं होता। जो पार्टीज अगर चेंज होती रहती हैं, पावर में आती हैं, अपोजिशन में आती हैं, और ये क्रम अगर चलता रहता है तो होता है ये कि जो पार्टीज हैं वो रूल को मेंटेन करके, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती हैं, जो कि पब्लिक वेलफेयर में काम करता है। हम लोगों ने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में देख लिया, हरियाणा की एक केस स्टडी थी उसके बारे में भी देख लिया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमको इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप वन बाय वन देख लीजिए, तो आपको खुद ही फिगर आउट हो जाएगा कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। वन बाय वन हम इनको क्लियरिफाई करते हुए चले अगर, तो सबसे पहले है कि इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन। तो आप पहले तो हम लोग अपने इन्हीं सीक्वेंसेस में, इन्हीं मतलब वीडियोस में डिस्कस करते हैं कि क्यों डेमोक्रेसी बेटर है, और फिर डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने के बाद क्या बिना इलेक्शन का, मतलब कह सकते हैं कि किसी भी कंट्री को रूल करना बिल्कुल उचित होगा, तो कभी नहीं। सेकेंड पॉइंट हम अगर बात करें, कैन ऑल पीपल सिट टुगेदर एंड टेक डिसीजन। तो भारत जैसे बड़े कंट्री में, क्योंकि यहाँ पे हम अपने इंडियन पॉलिटिक्स की अभी बात कर रहे हैं, तो क्या भारत जैसी बड़ी कंट्री में ये पॉसिबल है कि 130 करोड़ के ऊपर की जनसंख्या साथ में बैठे और डिसीजन ले। जस्ट आप इमेजिन नहीं करके देखिए, इसी टाइम में, कोरोना का ही टाइम है, बीच बीच में हर रोज नए फैसले आ रहे हैं। तो कि जैसे एक पेपर पोस्टपोन हो गया, तो नेट का पेपर पोस्टपोन हो गया, बीएड का हो गया, या फिर कई कॉलेजेस बंद है, या फिर जो पब्लिक प्लेसेस है बंद है, वर्शिप प्लेसेस बंद है। तो क्या ये पॉसिबल है कि हर बार 135 करोड़ लोगों को बुलाओ, चलो भैया साथ में बैठेंगे, मीटिंग होगी, बताओ हम लोग क्या करें। अब चलिए, अब कल से स्कूल खुलेगा, फिर 135 करोड़ लोग जाएंगे, कल से बंद हो जाएगा, तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। थर्ड पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, डू एवरीवन हैज सम सेम सॉर्ट ऑफ नॉलेज। तो क्या सभी के पास सेम सॉर्ट ऑफ नॉलेज है, मतलब एक जैसी नॉलेज है, सबको साथ में आप बैठा तो देंगे, ठीक है, मान लीजिए बैठा भी देते हैं, बैठा भी दिए, तो क्या सबके पास एक जैसी बुद्धि है। एक 2 साल का बच्चा और एक 18 साल का बच्चा, क्या उनका इक्वल स्टेटस है माइंड का? बिल्कुल नहीं। या फिर जो एजुकेटेड हैं और जो थोड़े कम एजुकेटेड हैं, क्या उनकी सेम सॉर्ट ऑफ है नॉलेज? तो बिल्कुल नहीं। तो ये भी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। फोर्थ पॉइंट अगर हम बात करें कि आर रिप्रेजेंटेटिव्स लाइक्ड बाय पीपल। चलिए, इलेक्शंस हम नहीं कराते हैं, लेकिन हम कुछ लोगों को चुन लेते हैं कि नहीं भैया आप रूल करिए, आप हमारे लिए नियम कानून बनाइए। तो हमने तो उनको चुन लिया कि ठीक है भाई, हम आपको बना देते हैं। तो क्या वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो हमारी पब्लिक है, वो मतलब जो पब्लिक है वो क्या उन रिप्रेजेंटेटिव्स को पसंद करती है? तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो उन रिप्रेजेंटेटिव्स को पसंद ही करती हो, क्योंकि जब इलेक्शंस नहीं होंगे तो रिप्रेजेंटेटिव्स तो कुछ भी कोई भी बना दे, जिसके पास पावर है वो अपने हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव्स बना देंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो रिप्रेजेंटेटिव्स जनता द्वारा पसंद किए जाएं।
और लास्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे तो डू दे वर्क प्रॉपरली एंड इफ नॉट व्हाट टू डू। तो जो ये रिप्रेजेंटेटिव्स हमने बना लिए अपने से बिना इलेक्शन के, क्या ये ठीक से पब्लिक के हित में काम करेंगे? जब इनको पहले ही पता है कि हमको तो सरकार चुनेगी, जो पार्टी पावर में होगी हमको वो चुन लेगी, तो क्या ये जनहित में काम करेंगे? कभी नहीं करेंगे। और अगर नहीं करेंगे फिर उस समय क्या करें? तो ये सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमको बताते हैं कि वाई डू वी नीड इलेक्शंस। हम लोग बात करते हैं कि व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करें। सबसे पहला है राइट टू वोट। ये चीज़ आपको भी पता है कि अपने इंडिया में 18 एंड अबव को ये राइट है कि वो वोट कर सकते हैं, यानी अपने जनप्रतिनिधि को चुन सकते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा वन वोट वन वैल्यू, यानी कि एक पर्सन का जो वोट होगा उसकी वैल्यू भी वन ही होगी, वो कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो कॉमन पीपल हो, चाहे कोई कह सकते हैं कि कोई ऐसी पर्सनालिटी हो इंस्पायरिंग, फिर भी वन वोट इज इक्वल टू वन वैल्यू। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शंस, यानी कि कोई भी पार्टी और कोई भी कैंडिडेट इंडिविजुअली भी अगर चाहे तो उसको ये फ्रीडम होनी चाहिए कि वो इलेक्शन को कंटेस्ट कर सके, मतलब वो इलेक्शन खुद से लड़ सके। चौथा पॉइंट है रेगुलर इलेक्शंस। जैसे अपने भारत में 5 साल के मतलब अवधि पे इलेक्शंस होते हैं, तो ये श्योर होना चाहिए कि हाँ, हर ये इलेक्शंस का प्रोसीजर जो भी हो वो श्योर होना चाहिए कि इतने इतने टाइम के बाद वो होगा। फिर हमारा पॉइंट है पब्लिक प्रेफरेंस। पब्लिक प्रेफरेंस से यहाँ पे हमारा मतलब है कि जिसको जनता ने चुना है, जिस कैंडिडेट को या जिस पार्टी को जनता ने चुना है, उसको जनरल एक्सेप्टेंस भी मिलनी चाहिए, यानी कि उस पार्टी को या उस कैंडिडेट को पावर में आना चाहिए, वो एक्सेप्ट करें लोग। फिर लास्ट पॉइंट है हमारा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में मतलब कि जो इलेक्शंस हो वो बहुत ही नीट एंड क्लीन हो, जो भी पॉलिटिकल कंपटीशन हो वो हेल्दी हो। ये नहीं कि कोई पार्टी पॉलिटिक्स या कोई भी इस तरह का कुछ जैसे डर्टी पॉलिटिक्स नहीं हो, उसमें सभी लोग अच्छे तरीके से इलेक्शंस को लड़े भी। जैसे बूथ कैप्चरिंग या ये सब चीज़ें होती हैं इलेक्शन के टाइम पे, तो वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम एक चीज़ और बात करें, ये हम ही नहीं, ये चीज़ आप भी अपने व्यूज़ में बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। एक पॉइंट है, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। तो अगर आप हमारे हिसाब से पूछेंगे तो यस, इट इज गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, बट द पॉलिटिकल कंपटीशन शुड बी हेल्दी, बिकॉज पॉलिटिकल कंपटीशन कोई खराब चीज नहीं है, मगर डर्टी पॉलिटिकल कंपटीशन खराब चीज है। होता क्या है, इलेक्शंस वगैरह होंगे तो पार्टी पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी। लोग क्या, उसमें होगा क्या कि जो अच्छे और काबिल लोग हैं, ज़्यादातर आप खुद भी देखेंगे कि जो अच्छे और काबिल लोग हैं वो चाहते ही नहीं कि वो पॉलिटिक्स में जाएं। क्यों? क्या पॉलिटिक्स कोई चीज़ ऐसी है कि खराब है? बिल्कुल नहीं। पॉलिटिक्स कभी भी आप कहेंगे तो पॉलिटिक्स बिल्कुल भी खराब चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप डर्टी पॉलिटिक्स की बात करें तो फिर वहाँ पे पॉलिटिक्स जो है थोड़ी सी पोल्यूटेड हो जाती है। और वो हो भी क्यों जाती है? उन्हीं लोगों के कारण जो एक्स्ट्रा पावर है जिनके पास, या जो अपने पावर का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है जो आप लोग भी बताइएगा कि इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक इन इंडिया। तो इंडियन कंटेक्स्ट में बात करते हुए सबसे पहले 3 पॉइंट्स को क्लियर रखिएगा। पहला है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, सेकंड है पॉपुलर पार्टिसिपेशन, और तीसरा है एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। तो वन बाय वन अगर हम इनको समझें तो सबसे पहले कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन which enjoys same freedom as judiciary of India। अब इलेक्शन कमीशन में भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसको आप कह सकते हैं CEC से डिनोट कर सकते हैं, ये जो है इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है, लेकिन अपॉइंट होने के बाद यहाँ तक कि रूलिंग पार्टी को भी ये पावर नहीं होती कि इनको रिमूव कर सके, whether the ruling party likes his or her decision or not। तो सबसे पहला पॉइंट है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। सेकेंड हम लोग बात करें कि जो इलेक्शन कमीशन होता है वही डिसाइड करता है इलेक्शंस को कि किस तरह से होंगे। इलेक्शंस के अनाउंसमेंट से लेके उन इलेक्शंस के रिजल्ट के डिक्लेरेशन तक सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? तो ये EC डिसाइड करता है। इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता। थर्ड हम लोग बात करें इम्प्लीमेंट्स कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिश इफ वन वायलेट्स इट। कोड ऑफ कंडक्ट,
अभी आप लोग जब इसमें इलेक्शन का प्रोसीजर पूरा देखेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, कि जैसे जो चुनाव होता है जब, तो उसमें ये होता है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं या जो भी पार्टीज़ हैं वो लोग किसी भी वर्शिप के जगह पर अपनी मतलब कोई प्रचार नहीं करेंगे, किसी भी गवर्नमेंट व्हीकल का यूज़ नहीं कर सकते, या फिर कोई भी जैसे जब चुनाव की डेट घोषित हो जाए उसके बाद वो लोग कोई नया प्लान नहीं, कि चुनाव की डेट डिक्लेयर हो गई उसके बाद वो लोग कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, कोई ना कोई नया प्लान बता रहे हैं कि हाँ अगर हम चुनाव जीत गए तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो वो चीज़ वो नहीं कर सकते। और अगर वो कोड ऑफ कंडक्ट को मेंटेन करके नहीं रखते तो ईसी के पास ये राइट है कि वो उनको पनिश करे। अब वो पनिशमेंट जिस भी फॉर्म में हो, चाहे तो फिर मतलब उनको 2-3 दिन के लिए उनकी रैलियां रोक दे या फिर मतलब कुछ भी करके ऐसे पनिश कर सकती है। 4th पॉइंट है हमारा, कैन ऑर्डर गवर्नमेंट सम गाइडलाइंस टू प्रिवेंट करप्शन। और जो करंट गवर्नमेंट होती है उनको भी ये ऑर्डर दे सकती है ईसी यानी कि इलेक्शन कमीशन, कि वो कुछ ऐसी चीज़ें करें अपने स्टेट में या जिस जगह पे भी इलेक्शंस हो रहे हैं ताकि वहाँ पे करप्शन को बचाया जा सके। क्योंकि इलेक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसमें लगातार कुछ ना कुछ पार्टीज़ में, रैलीज में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं कि विच लेड्स टू करप्शन। तो ईसी गवर्नमेंट को गाइडलाइन देती है या कहती है कि आप अपने स्टेट में या आप अपनी ऐसी जो भी जगहें हैं जहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं आप वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखिए। फिर लास्ट है हमारा, व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी ऑफिशियल्स अंडर ईसी। जैसे चुनाव में जब भी ड्यूटियाँ लगती हैं आप लोगों ने भी देखा होगा, तो जो भी ऑफिशियल्स हैं वो उस समय ईसी के अंडर में हैं, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। नेक्स्ट पॉइंट हम अगर डिस्कस करें तो पॉपुलर पार्टिसिपेशन। अब पॉपुलर पार्टिसिपेशन ये चीज़ है कि अगर हम लोग अब देखेंगे इंडिया और यूके का अगर हम एग्जांपल लें तो आप देखिए वोटर टर्नआउट से आपको समझ में आ जाएगा कि पिछले कुछ सालों से अब की तुलना में वोटर किस तरह से बढ़ रहे हैं भारत में। तो जो वोटर 56% हुआ करते थे भारत में इन द ईयर 1991, वो अब जाकर के हो गए हैं 66%। ये इंडिया की बात कर रहे हैं। वही वोटर और यूके में जो वोटर 78% हुआ करते थे इन द ईयर 1991, वो अब जाकर के 2015 में वो हो गए हैं 66%। तो ये देखिए आप वोटर टर्नआउट से ही देख सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे इलेक्शंस अच्छे तरीके से हो रहे हैं उसी का तो ये रिजल्ट है ना कि जो पार्टिसिपेशन है लोगों का वो 91 में 56% से बढ़कर 66% हो गया है 2015 में। तो एक ये भी प्रूफ है कि जो ये दिखाता है कि इलेक्शंस इन इंडिया आर डेमोक्रेटिक। और थर्ड है हमारा एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। ऐसा बहुत बार होता है जब भी इलेक्शन जैसे कोई पार्टी जीत जाती है तो जो सेकंड पार्टी या अपोजिशन पार्टी होती है वो ऐसा क्लेम करती है कि ईसी कैप्चर हो गया या फिर कुछ कह सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ तरीके से उसको क्लेम करने की कोशिश भी करती है कई बार। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि ज़्यादातर बार आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो भी चुनाव में हमारे यहाँ जीतता है उसी की फाइनल सरकार बनती है। तो ये प्रूव करता है कि हाँ हमारे यहाँ पे इलेक्शंस अच्छे, फ्री एंड फेयर होते हैं। इसी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इलेक्शंस होते हैं इंडिया में वो डेमोक्रेटिक हैं।